सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हो चुकी है 1 जून और भैया हम करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। वो सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने भैया CUET का फॉर्म फिलअप किया है और उसमें उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स की जो है प्रिपरेशन किया जाए, कौन कौन से MCQ इसमें से बनते हैं आपके VST में से, समष्टि में से, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से, कौन सी बुक से पढ़ा जाए। तो आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपने भाई CUET का एग्ज़ाम भरा है और उसमें आपने इकोनॉमिक्स को डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आज से हम जो है इस चैनल पे CUET की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी CUET का आपका सिलेबस है इतने MCQ करा दूंगा कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं आने वाला है। जितने MCQ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बस उतने MCQ आपको पढ़ लेने हैं, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं आना है। कोई बुक वगैरह कोई ऐसा लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जितने मैं करा रहा हूँ बस उतने पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 विद रीज़न कि भाई क्यों इसका आंसर ये है और क्यों यही होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि समष्टि स्तर पर जो डिसीजन है वो कौन लेता है? परिवार लेता है, फर्म लेती है, राज्य लेती है, राज्य का मतलब सरकार होता है, या इसमें से कोई भी नहीं लेता। मैक्रो का हम सबसे पहले मैक्रो का पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैक्रो का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको सारे के सारे मैक्रो के कराऊंगा, फिर इंडियन के कराऊंगा, फिर VST के कराऊंगा। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले कह रहा है मैक्रो लेवल पे डिसीजन जो है वो आपका कौन लेता है? परिवार लेता है, फर्म लेता है, सरकार लेती है, या इसमें से कोई भी नहीं लेता। तो देखिए, मैक्रो लेवल पे अगर हम डिसीजन की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल पे हर उत्पादक अपना डिसीजन जो है वो खुद ही लेता है कि उसको भैया क्या करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर है पहले क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपका फर्म भी कह सकते हो, उत्पादक भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, फर्म और उत्पादक अपना डिसीजन खुद लेता है कि भैया हमें जो है क्या करना है, कैसे करना है, कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या होता है? बेटा, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल बेस अगर आपका क्लियर होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आपको VST और समष्टि दोनों के वैकल्पिक नाम पता होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। तो बेटा, समष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नाम होता है इसको जो है आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको VST अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके VST अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम बताएंगे। जितने भी हैं, आपको जितने भी पता है VST अर्थशास्त्र के वैकल्पिक नाम, सब आपको जो है मुझे बताएंगे। और अगर समष्टि का इसके अलावा और भी कोई वैकल्पिक नाम है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय और रोजगार के अलावा और किस अर्थशास्त्र के नाम से जो है जानते हैं। जितने भी हो सब लिख के मुझे ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका आय और रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हो, आय और रोजगार का निर्धारण भी कह सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो भाई किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आपका किससे है? कीमत स्तर से है, राष्ट्रीय आय पे उत्पादन से है, रोजगार से है, या इसमें से सभी? किससे जो है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है? ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सोचिए कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बेटा किस चीज़ के अंदर जो है डील करता है? ठीक है, वो प्राइस लेवल पे डील करता है, ठीक है, या वो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से डील करता है, या वो रोजगार में डील करता है, या भाई वो इसमें से सभी में डील करता है? मतलब जनरल प्राइस लेवल पे डील करता है। ठीक है,
या जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे उत्पादन से डील करता है, रोजगार में डील करता है, या इनमें से सभी? इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आप जो है मुझे बताएंगे। तो बेटा समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो भाई जनरल प्राइस लेवल, मुद्रास्फीति वगैरह क्या चल रही है, राष्ट्रीय आय पे भी डील करता है, और देश के अंदर अभी हमने बोला कि इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये रोजगार के स्तर पे भी जो है, ये रोजगार के स्तर पे भी जो है डील करता है। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ इसमें हो सकता है कोई गलत, जैसे बी नहीं होगा इसका आंसर, डी इसका आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब तो देख ही लिया होगा आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है आर्थिक मंदी की अवधि जो है वो क्या थी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड क्या था। तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड है 1929 से लेके 1932 तक जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, जब विश्व की महामंदी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, 1929 से लेके 1932 तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका अपोजिट है जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कह रहा है रोजगार का जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे है। ये अगर वो आपसे ऐसे भी पूछ लेता, आय और रोजगार का जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे है, तो उसका जो संबंध है वो बेटा समष्टि अर्थशास्त्र है, क्योंकि हमने बोला समष्टि अर्थशास्त्र का भी दूसरा नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का भी दूसरा नाम जो है आय और रोजगार का निर्धारण भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। हॉट्स क्वेश्चन है बेटा ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये बुक जो है किस अर्थशास्त्री ने लिखी थी, उस अर्थशास्त्री का नाम क्या है। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस अर्थशास्त्री ने लिखी थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो बेटा द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसका आंसर आप पहले सोचिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से सोचिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर पूछा गया है, कौन सी ये बुक है, किस राइटर ने लिखी थी, कौन है इसका इकोनॉमिस्ट, किस इकोनॉमिस्ट ने लिखी है और कब ये लिखी गई थी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बेटा आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो है कब लिखी गई थी ये जो है बेटा ये लिखी गई थी 1936 में। ठीक है, कब लिखी गई थी, 1936 में जो है ये बुक लिखी गई थी। ठीक है जी, इसको बुक को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी अगला क्वेश्चन नीचे आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और किस अर्थशास्त्री ने लिखी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अभी हम बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, 1936 में ये बुक लिखी गई है और किसने लिखी है, अगला क्वेश्चन यही है कि भाई रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, इस बुक का हिंदी में नाम है बेटा ये द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का हिंदी में नाम है ये। इस पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा। रोजगार का ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत ये जो बुक है इसका लेखक कौन है और ये किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे भी बोल चुका हूँ कि ये किसने लिखी है। ठीक है, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी अगर आपने कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करिए तो मैं आपको बता दूं कि भैया इसका जो आंसर है वो है किन्स। किन्स ने जो है इस बुक को लिखा था जब मंदी आई थी विश्व की, तो उसने इस मंदी से छुटकारा किस तरीके से पाया जाता है, सरकार को कैसे इंटरफेयर करना पड़ता है, बिना सरकार के इंटरफेयर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इस बुक के अंदर क्लासिकल की पूरी आलोचना करी थी और बताया कि क्लासिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। फिर ये वही बात आ गई है कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम राष्ट्रीय आय की भी बात करते हैं, रोजगार की भी बात करते हैं, कुल उत्पादन की भी बात करते हैं और इसमें से सभी की भी बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है भाई ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका
आंसर डी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कहता है कि भाई चक्रीय प्रवाह के अंदर क्या क्या शामिल है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों, और इसमें से कोई भी नहीं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चक्रीय प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो बेटा मैंने आपको आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ाया है। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का प्रवाह होता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह इन दोनों का जो जोड़ होता है वो चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब आंसर सी जो है ये बिल्कुल ही सही आंसर है। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है चक्रीय प्रवाह में चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? ये इसका सेम ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चक्रीय प्रवाह में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो चक्रीय प्रवाह के बेटा दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और मौद्रिक। तो इसका आंसर जो है ए और बी हो जाएगा। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से आ सकते हैं कि भाई ये ऐसा भी बनता है और ये ऐसा भी बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कह रहा है आय के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन की शर्त निम्न में से जो है क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 11। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है 2 क्षेत्रीय के अंदर भी पूछ सकता है बेटा। जैसे ये तो अभी 4 क्षेत्रीय है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो अभी आप 2 क्षेत्रीय पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन बेटा क्या कहते हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा कंप्लीट केवल पर्टिकुलर सीबीएसई को फोकस नहीं करना है। ठीक है, सभी को फोकस करके चलना है। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है बेटा, कंप्लीट समष्टि, कंप्लीट व्यष्टि, तो उसमें आपको ये सब बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने सीबीएसई स्टूडेंट ने 2 क्षेत्रीय के अंदर पढ़ा था, लेकिन आपको या 4 क्षेत्रीय में भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नहीं पढ़ना, एग्रीगेट डिमांड के घटक लिखने हैं, सी प्लस आई प्लस जी, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो उसके लिए चक्रीय प्रवाह की संतुलन की शर्त जो है क्या होती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये जो है इसके अंदर ये आपको लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछता है कि व्यापार घाटे का मतलब क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि व्यापार घाटे का मतलब जो है, व्यापार घाटे का मतलब जो है ये आपका क्या होता है? घाटा व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर घाटा कब आता है? ठीक है, जब निर्यात की आयात पर अधिकता होती है, मतलब जब निर्यात ज़्यादा होते हैं आयात से, या आयात ज़्यादा होता है निर्यात से, या दोनों बराबर होते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? फटाफट मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्यापार घाटे में जो है व्यापार शेष में भी कह सकते हैं, या व्यापार में घाटा जो है वो कब होता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचिए। जब निर्यात ज़्यादा होता है आयात से, या जब निर्यात कम होता है आयात से, या क्या होता है, या दोनों बराबर होते हैं? किसका जो है इसमें क्या आंसर होना चाहिए ये आपका बताएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर जो है बेटा बी है। जब आयात ज़्यादा होते हैं निर्यात से तो बेटा व्यापार शेष में घाटा होता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है तो वो क्या होता है? बचत प्रवृत्ति अगर आपने जो है बेटा क्या कहते हैं वो पढ़ा था एपीएस और एमपीएस, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आगे वाले चैप्टर के भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एपीएस की अगर हम बात करें तो एस अपॉन में वाई होता है, और एमपीएस की बात करें तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले थे अगर आपको कुछ याद हो तो ये आपको ये बताता है कि भैया जब इनकम के अंदर चेंज आता है तो इनकम में चेंज होने की वजह से बचत में जो है कितना चेंज आ रहा है, उसको जो है ये बचत प्रवृत्ति शो करता है। तो 13 का आंसर जो है वो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो क्या करता है? समष्टि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, वही बार बार आया जा रहा है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज इसके ऑप्शंस में जो है बेटा अलग अलग है। जैसे कि ये जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है, ठीक है, बेरोजगारी का अध्ययन करता है, एंड समाज में जो है उत्पादन और आय के वितरण का अध्ययन करता है, या इसमें से सभी विषयों का जो है अध्ययन करता है। तो ये बेटा हर चीज़ का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ऑप्शन इसमें अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई
समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, रोजगार, उत्पादन, आय, ये सब मुद्रास्फीति वगैरह सब के बारे में जो है इसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन करता है। उसके बाद करते हैं बेटा बात क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे जो पूछा गया है कह रहा है एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से जो है क्या होता है। निर्यात और उत्पादन में होती है, उत्पादन में कमी होती है, सरकारी मुद्रा जारी नहीं करती या व्यापार कम हो जाता है। मतलब कि जब हम दूसरे देशों से फॉरेन करेंसी को लेते हैं, जब एक देश के अंदर फॉरेन करेंसी आती है तो उससे जो है क्या क्या चीज़ें हमको जो है देखने के लिए मिलती है, ये बेटा हमको जो है यहाँ पे ये हमको जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से क्या होता है। 15वें की अगर हम आंसर की बात करें तो पहले आप सोचिए क्या होगा कि जब दूसरे देशों से हम कैपिटल लेते हैं तो उससे क्या होगा बेटा। जब दूसरे देशों से पैसा आता है तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, निर्यात और उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? अबे दूसरे देशों से पैसा कब आएगा, जब हम दूसरे देशों को माल बेचते हैं तो ही तो पैसा आएगा, और कैसे आएगा। और जब हमारे पास पैसे आएगा तो भैया फिर उससे क्या होगा, उत्पादन में हम वृद्धि कर पाएंगे जब पैसे आएंगे तो हमारे पास। तो 15वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15वें का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ए इसका जो है बेटा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, किन्स का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करता है बेटा कि किन्स का अर्थशास्त्र जो है वो किससे रिलेटेड है। वो जो है बेटा न्यून मांग से रिलेटेड है, न्यून मांग का अर्थशास्त्र है, या मांग अधिक्य का अर्थशास्त्र है, मतलब अधि मांग है, न्यून मांग है, अधि मांग है, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है, या आंशिक मांग का अर्थशास्त्र है। तो अगर बेटा अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे जो है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, तो किन्स का अर्थशास्त्र क्या होता है ये आप मुझे जो है ज़रूर बताइएगा, किससे किन्स का अर्थशास्त्र जो है संबंधित है। इसने तो बेटा वैसे सी लिख रखा है, लेकिन सी इसका जो है आंसर बेटा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि किन्स ये कहता है कि भाई पूर्ण रोज़गार की स्थिति जो है वो ये क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, कि अर्थव्यवस्था जो है हमेशा पूर्ण रोज़गार पर रहती है, लेकिन किन्स ने प्रूफ करके दिखाया है कि पूर्ण रोज़गार से कम पे भी संतुलन स्थापित हो जाता है। तो किन्स का रोज़गार मेरे अकॉर्डिंगली तो बेटा ए होना चाहिए। ठीक है, सी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। किन्स जो है पूर्ण रोज़गार के रिगार्डिंग बात नहीं करता। ठीक है, वो मानता है कि ऐसी स्थिति तो होती ही नहीं है भाई, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती ही होती है। तो उसका जो है न्यून मांग का अर्थशास्त्र है, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र जो है उसका नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद द्वारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं, राष्ट्रीय आय को कम कर देते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। तो ये तो अभी पढ़ाया था बेटा मैंने आपको कि भाई राष्ट्रीय आय केवल कारक आय का जोड़ होता है। ठीक है, कारक भुगतानों का जोड़ होता है, हस्तांतरण आय इसमें जो है शामिल नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहे हैं निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब बेटा आर्थिक मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो क्या क्या हुआ था। रोज़गार में कमी हुई थी, औसत मूल्य में कमी हुई थी, उत्पादन में गिरावट आई थी, या ये सारी की सारी चीज़ें जो है हुई थी। तो बेटा ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये ग्रेट डिप्रेशन के ही हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर है वो बेटा डी इसका जो है आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिप्रेशन क्या था, कब आया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई, और किन्स ने कौन सी बुक लिखी, कब लिखी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कह रहा है कि फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, किस पर्पज़ के लिए, निवेश के लिए, लेकर ना लौटाने के लिए, हस्तांतरण भुगतान मानकर, या इनमें से कोई नहीं। तो निवेश करने के लिए जो है बेटा फर्म क्या करती है, पैसे लेती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की, कि एक 4 क्षेत्रीय और खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त क्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा
अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ना ऊपर, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ऊपर, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि समग्र मांग के घटक लिख दीजिएगा c + i + g + x - m, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे अब ऑप्शन ही आपको जो है, यहाँ पे अब ऑप्शन ही आपको जो है अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है बचत, कर और आयात, ये आप तीनों ऑप्शन देखेंगे बेटा, ये आप तीनों ऑप्शन देखेंगे, ये किसके हैं बेटा, ये आपके लीकेज के हैं, किसके हैं, ये लीकेज के। और ये किसके हैं, ये बेटा सारे के सारे इंजेक्शन के हैं, ठीक है। समावेश और भरण जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये आपके बेटा समावेश के घटक दे रखे हैं, और लीकेज जो है ये आप समावेश और भरण ये इसके हैं बेटा, या वापसी भी आप कह सकते हो इसको, ये इसके घटक दे रखे हैं। ये जैसे लिखा है ना कुल रिसाव और कुल अंतःसरण, ये कुल इसका ही नाम है बेटा, समावेश को ही कहते हैं ये, ठीक है, और रिसाव इसी को कहते हैं, वापसी को। या AD = AS या इसमें से सभी, क्या ऑप्शन जो है वो ठीक होना चाहिए, संतुलन की शर्त क्या है। तो सारी की सारी शर्तें जो है बेटा यहाँ पे सारी की सारी शर्तें जो हैं यहाँ पे ठीक ही लिखी हुई हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है आप ये लिखेंगे इसके आंसर के अंदर, इसका आंसर बेटा भी आप ये लगाएंगे, ठीक है, AD = AS वाला ही लगाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है, संतुलन की शर्त जो है AD = AS, ये इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। कुछ कुछ बेटा इसके अंदर आंसर गलत भी दे रखे, तो MCQ क्वेश्चन को करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भैया जो भी आंसर वहाँ पे दिया गया है वो आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम अगले इसके जो है 20 क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको इस चैनल पे रोज़ाना जो है CUET की इकोनॉमिक्स की वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो भी आ सकती है, तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।